गांव में लोगों को पता ही नहीं है कि एसडीएम का पद होता क्या है। तैयारी के दौरान ऐसा भी हुआ होगा कि जो आपके दोस्त थे वो कहीं ना कहीं सेटल हो रहे होंगे, उस समय आपके लिए जो मानसिक स्थिति कैसी रही? प्लान बी जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। स्टूडेंट के तौर पे देखूं तो मैं मोटिवेशन में थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है। अब तक के जितने मेरे रिजल्ट है वो सारे मैंने ही देखे थे और सब में मैं फेल हुआ था। असफलता का दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब अपन सफलता एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा। में मेरे पापा जो हैं वो मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। आप तो कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर लेगा वो कर लेगा, देख लिया हो गया सिलेक्शन। वही इंसान सबसे पहले आया और बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था। नमस्कार, खमा गणी, राम राम सर। आप सभी का राजेंद्र चौधरी पॉडकास्ट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हौसलों के साथ आरएस 2024 की परीक्षा में रैंक 33 हासिल की है और इनसे जानेंगे कि आरएस की रणनीति के बारे में, उन्होंने कैसे तैयारी की, उनकी तैयारी के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आज हम सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। सर्वप्रथम आपको आरएस भर्ती में सेलेक्ट होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम बातचीत करेंगे आरएस भर्ती से रिलेटेड, इसकी रणनीति के बारे में और कैसे आपने तैयारी की और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन सभी विषयों के बारे में शुरुआत से जानेंगे। तो अपन सबसे पहले आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। तो आपने 10th और 12th कहाँ से की? मैंने 10th और 12th फतेहपुर शेखावाटी से इंडियन पब्लिक स्कूल से करी थी 2016 और 18 में। अच्छा, आप 2018 में 12th पास आउट हो। आपके 12th में साइंस बैकग्राउंड था या फिर ह्यूमैनिटी? नहीं, साइंस था, पीसीएम था उसमें। उसके बाद सर आपका 12th के बाद ही मन था प्रशासनिक सेवा में जाने का है या फिर उसके बाद मन बना था आपका? एक्चुअली तो मन पहले बन गया था काफी, और जो डायरेक्शन डिसाइड हुई थी वो 12th के बाद हुई थी। क्योंकि क्या था कि एक हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल में 8th तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ गाँव में। अच्छा। तब क्या था कि एक हमारे टीचर आते थे, हेडमास्टर थे, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आते थे, बीकानेर से। तो वो जब भी आते थे तो कहानियां बताते, वहाँ के जो उस टाइम हमारे कलेक्टर थे आरती डोगरा मैम जी, तो उनके बारे में कहानियां बताते थे। तो तब लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ अगर चेंजेस लाने हैं, परिवर्तन लाना है समाज में, अपने देश में, तो इस सिविल सर्विसेज की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो आपकी प्रशासनिक सेवा में जाने की रुचि आपके प्रधानाचार्य जो आप बता रहे हैं हेडमास्टर जी, उनकी वजह से आपकी रुचि बढ़ी थी? तो सर, आरएस की प्रिपरेशन की रणनीति पर अपन बात शुरू करते हैं। तो उसको हम 3 चरणों में बातचीत करेंगे, जिसमें प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद मेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि जो आरएस प्री की जो रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए? और जैसे कि अब का जो समय है, जब वैकेंसी सामने आई नहीं है लेकिन आने की जो संभावनाएं हैं, और इस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच अपनानी चाहिए? देखो, प्री के मामले में मेरा ये मानना है कि प्री में जितने अपने जो कंटेंट है जितना लिमिटेड होगा, रिसोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे उतने ज्यादा हम रिवीजन कर पाएंगे। एक तो क्या है कि प्री का थोड़ा फैक्चुअल होता है, कुछ फैक्ट्स भी याद रखने पड़ते हैं, कुछ और डायमेंशन होते हैं। तो उनके हिसाब से अगर हम रिसोर्सेज को ज्यादा वाइड करेंगे तो उनको बाइंड अप करना मुश्किल होता है। एक तो लिमिटेड अगर रखें, थोड़ी चीजें पढ़े जितने, और मेरा ये रहता था कि जिस सब्जेक्ट की ज्यादा वेटेज है, जैसे मान लो कि राजस्थान का प्री में थोड़ा राजस्थान का पार्ट ज्यादा आता था, तो मेरा प्री वाले मामले में ये रहता था कि मैं राजस्थान वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा रिवाइज करूंगा, इंडिया वाले पार्ट को थोड़ा कम रिवाइज करूंगा। और वैसे मेंस में फिर वापस उल्टा हो जाता था। तो प्री में यही है, आप वेटेज देखो भाई, कौन सा जो सब्जेक्ट है उसका कितना वेटेज है, उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और सब्जेक्ट में भी मैं ये देखता था कि सब्जेक्ट में भी कौन से चैप्टर है जिनके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, मान लो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी जो फिजियोग्राफी वाला भौगोलिक वाला पार्ट है उसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार लगभग क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको ज्यादा रिवाइज करें। एक इस चीज पे ध्यान देना है। और एक जो हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, टेस्ट सीरीज में मेरे हिसाब से स्कोर ना देख के हमें ये देखना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। जो हमने पढ़ा है वो सवाल तो गलत नहीं हो रहा है, वो गलत नहीं होना चाहिए। उसकी भी हम एक इंडेक्स बना सकते हैं कि भाई जो कितने हमें आ रहे थे वो गलत हुए, कितने ऐसे थे जो मेरे को नहीं आ रहे थे फिर भी मैंने सही किए। तो ये जब अपन परफेक्ट इसका एनालिसिस करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मार्क्स के कंपैरिजन में। तो ये सब जैसे आरबीएससी का पैटर्न बदला है, आपने बदलते पैटर्न को देखा है। 2023 और 2024 के 2 आरएस अटेम्प्ट दिया आपने, और इसी दौरान आरबीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, सवालों के पूछने की जो प्रवृत्ति है वो बदली है। तो इस पैटर्न को देखते हुए एक मार्केट में एक
नई थ्योरी चली है कि भाई हमें सिर्फ ऑथेंटिक बुकों की तरफ जाना चाहिए, ना कि नोट्सों की तरफ जाना चाहिए, तो इसके बारे में आपको क्या विचार है? देखो मैंने जैसे 23 का भी दिया था, 24 का भी दिया। 23 वाले में मेरा प्री का स्कोर वैसे कम था काफी जी। कट ऑफ से 1-2 नंबर ही ज्यादा थे। अच्छा, आप जस्ट पास हुए थे? जस्ट पास हुआ था। और 24 वाला जो था उसमें मेरे कट ऑफ से लगभग 20 नंबर ज्यादा थे जी। तो मेरे को एक चीज ये ध्यान में मतलब समझ में आती है कि कंटेंट हम किसी भी बुक से पढ़े, किसी नोट से पढ़े, वो ज्यादा मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि आप उस कंटेंट को कितना अच्छा समझते हो जी। क्योंकि मेरा जैसे यूपीएससी का थोड़ा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं हमेशा चीजें रटने की बजाय ज्यादा ध्यान देता था कि मैं समझना कैसे चीजों को, कोई भी चीज है उसका क्या है, क्यों है, कैसे है, उस सब पे ज्यादा ध्यान देता था। तो 23 का पेपर थोड़ा एनालिटिकल नहीं था ज्यादा, मेनली फैक्चुअल था और डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मेरे मार्क्स भी कम आए। तो क्योंकि मेरी वो प्लस पॉइंट है नहीं, जबकि जो 24 वाला था, 24 वाला प्रीलिम्स में ज्यादा एनालिटिकल आ रहा है। और बाकी भी अभी जैसे मैं रिसेंट में भी मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, पीएसआई वाला हुआ है, पीएसआई वाला, तो उसमें एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान है। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट पे जाके रुक रहे हो और फिर वहां से आगे अगर क्यों वहां पे जनरेट हो रहा है उस पे, तो आप उस पे ध्यान नहीं देकर जस्ट जो फैक्ट था वो आपने याद कर लिया और आपको लग रहा है वो कवर हो गया, तो ऐसा नहीं हो रहा है। वो आरपीएससी भी क्या कर रही है, जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके डेप्थ में जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। तो डेप्थ में जाने की वजह से अब क्या है कि इसको उल्टा ले जा रहा है, मतलब जो हवा बनाया जा रहा है उसको उल्टी डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। अगर इस पे फोकस किया जाए कि अपने को चीजें समझनी है, न कि चीजें ज्यादा कवर कर। अब ऑथेंटिक बुक्स का ऐसा कोई और लिस्ट भी नहीं है, कोई ऑथेंटिक बुक कौन सी, किसे आप ऑथेंटिक बुक कहोगे? पहली बात तो वो लिस्ट नहीं है, दूसरी लिस्ट भी है तो जैसे मैंने कई 1-2 टॉपिक सर्च किए, तो एक सिंगल टॉपिक पे अगर आपको 100 पेज की पीडीएफ मिल रही है, तो आप सिंगल टॉपिक पे अगर 100 पेज की पीडीएफ, आपके लिए तो पढ़ना मुश्किल है, एक स्टूडेंट के लिए भी पढ़ना मुश्किल है, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, और तो फिर उसको कवर करना भी मुश्किल रहता है। और इधर 100 पेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ज्यादा अपन ध्यान दें समझने पे, हाँ, मतलब कुल मिला के रिसोर्सेज को अपने को लिमिटेड करना है और उनको मल्टीपल रिवीजन मोड में डालना है, रिवाइज मोड में डालना है, और चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एनालिटिकल अप्रोच आ रही है उसमें वही हुआ। क्योंकि अभी जैसे पीएसआई का एग्जाम हुआ था, पीएसआई आप टेलीकॉम का भी पेपर हुआ है, पीएसआई ये वाला मेन जो एपी वाला पेपर है वो भी हुआ है। इसमें बच्चों का तो ये इवन यहाँ तक डर है कि उनके 36% भी नहीं आ रहे मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में। देखो एपी वाले के बारे में तो मैं थोड़ा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एक मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में ये बोल सकता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम कुछ किताबें पढ़ के उनमें से एक टॉपिक कवर करो। अच्छा, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला तो वो है। पीएसआई वाला ये है कि पीएससी वाले वही समझ वाला, पीएसआई और लगभग आरएस का जो प्री है वो लगभग सेम लाइन पे चलता है, थोड़ा बहुत आरएस का थोड़ा हाई लेवल का, बस क्वेश्चनों का अंतर है, बाकी सिलेबस टू द पॉइंट सेम है बस। जी। तो पीएसआई वाले में आप ये कर सकते हो, जैसे भाई आरएस के लिए मैंने यूपीएससी वाले अप्रोच थोड़ी फॉलो करी, तो आप पीएसआई वाले पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए ये कर सकते हो कि आप आरएस वाले अप्रोच फॉलो करो। अच्छा, चीजों को मगअप करने की बजाय ज्यादा थोड़ा अगर समझने पे ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चनों का कोई योगदान रहता है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी पेपर है उनको पास करने के लिए? देखो बिल्कुल रहता। पीवाईक्यू हमारे एक मतलब मिरर की तरह होता है। जैसे भी कोई भी अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे भाई पीवाईक्यू कहाँ से आया हुआ है, किस हिसाब का पूछा हुआ है। अगर आगे भी क्वेश्चन बने, कई बार ऐसा होता है कि आरपीएस ऐसा भी करती है कि कोई एक एग्जाम में वो उसका ऑप्शन था, दूसरे एग्जाम में उसी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते हैं और फिर उसके 2 अलग ऑप्शन दे दिए। तो अगर क्वेश्चन को एक तो एनालिसिस करना पीवाईक्यू का, एक जो उसके सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस को देखना है कि हम ढंग से उनको कवर कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू और जो नोट्स हैं या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, तो वो तो आपके बाइबल रहने वाले हैं, क्योंकि पीवाईक्यू अपने को दिखाता है कि भाई किस टॉपिक में से क्या आ सकता है, किस एक्सटेंट तक जा सकता है आरपीएससी, और कौन से आसपास के एरियाज है वो कवर कर सकते हैं। और अपन जो सोर्स पढ़ रहे हैं वो सही अकॉर्डिंग है नहीं, वो सबसे मेजरमेंट का एक तरीका भी है वो, तो सबसे बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू। तो ये प्रीलिम्स की अप्रोच के बारे में आपने बात की। जो सबसे मेन हर्डल जो आज हो रहा है वो है आरएस मेंस की 4 पेपर है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपके जो 2 अटेम्प्ट हुए हैं, आपके 2023 वाला जो अटेम्प्ट है और 2024 वाला अटेम्प्ट है, उसमें आपके पेपर वाइज नंबर अगर आप बताना चाहिए तो उससे थोड़ी क्लियरिटी रहेगी, अपन जो डिस्कशन करेंगे उसमें। ठीक है। तो 23 वाले में मेरे फर्स्ट पेपर में लगभग 62 या 63 मार्क्स थे जी। सेकंड पेपर में मेरे 77 मार्क्स थे जी। और थर्ड पेपर में मेरे 63 या 65 मार्क्स थे जी। और फोर्थ पेपर में 83 मार्क्स थे मेरे 23 में। ठीक है। जिसमें मेरे कुल मिला के 284 आए थे। ये फर्स्ट और थर्ड के थोड़े 60 प्लस मार्क्स है, 1 और एक में 63 आसपास। तो और जो 24 वाला मेंस है इसमें मेरे फर्स्ट पेपर में थे 53 जी, सेकंड में मेरे 72 है और थर्ड में मेरे
57 है और फोर्थ में मेरे 75 मार्क्स। कुल मिला के आपने चारों पेपरों को इक्वली बैलेंस करके रखा है। जैसे दूसरे टॉपरों की अगर अपन मार्कशीट देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है कि उन्होंने फोर्थ पेपर पे ज्यादा कमेंट किए या फिर कुछ स्पेसिफिक एक पेपर पे। मुझे यूं लग रहा है कि आपके चारों पेपरों में एक इक्वलेंट नंबर है। तो जो आपने जब पेपर वाइज अगर अपन बात करते हैं, जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो सबसे पहले फोर्थ पेपर की बात करते हैं क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें फोर्थ पेपर की बात होती है। तो आपने फोर्थ पेपर के बारे में क्या अप्रोच रखी थी आपने? देखो फोर्थ पेपर में एक हिंदी और इंग्लिश का पहले पार्ट कम था, 80 मार्क्स की आती थी और 120 मार्क्स का अपना हिंदी का आता जी। तो इंग्लिश, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम भी रहा है जी। और थोड़ा इंग्लिश का बैकग्राउंड भी ठीक है, तो उस वजह से मेरे को इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत आई नहीं। मेरे को लगता है कि जो मेरे फोर्थ पेपर के मेन मार्क्स है, पिछली बार भी क्योंकि मेरे 83 में से 40 मार्क्स तो मेरे पेपर 4 इसमें इंग्लिश के थे। इंग्लिश की वजह से थे। ठीक है। तो इस बार भी मेरे को लगता है वही 35-40 के आसपास भी इस बार इंग्लिश में है जी। तो एक तो इंग्लिश वाला मैन रहेगा, एक हिंदी का। मेरे स्टार्टिंग में जैसे 12th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा, बिल्कुल प्योर एकदम हिंदी मीडियम, गांव की स्कूल अपने, तो उस हिसाब से तो हिंदी ठीक थी थोड़ी। और फिर हिंदी वाले पार्ट में मेरे को थोड़ा रटने में दिक्कत आती थी, एक तो पर्यायवाची, और एक मैं क्या करता था कि हिंदी में लिमिटेड रखता था। अच्छा। जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, इनका क्या रहता था कि हम कितना भी पढ़े मार्क्स नहीं आते थे। मैंने जैसे 23 में देखा और लिमिटेशन भी नहीं है क्योंकि अपन जो गाइड बुक जो भी अपन राघव प्रकाश पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि वो सब पढ़ने के बावजूद भी ऐसा होता है कि उनमें से नहीं आते कई बार क्वेश्चन, 2-3 तो बाहर से आते हैं, मुश्किल से अगर एक मिल जाए तो वो भी मुश्किल है मिलना। ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करता था, इनको मेनली इग्नोर करता था कि भाई अपने को मुहावरे लोकोक्तियां अगर समझ में आएगी नॉर्मल, क्योंकि अपन मुहावरे लोकोक्तियों का ये फायदा है कि वो हम नॉर्मल जो वे ऑफ लाइफ है उसमें भी सुनते रहते हैं, उसमें सुनते रहते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ ये इस बारे में है। परफेक्ट तो नहीं होता, थोड़ा आइडिया लग जाता है तो फिर हम वाक्य में यूज कर पाते। तो उसमें से ये होता था भाई 4 है, उसमें से एक या 2 कभी कभी सही हो जाते, तो वो बिना पढ़े भी हो रहे थे। तो मुझे लगा कि वहां टाइम इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो वो बाकी टाइम अगर मैं पर्यायवाची या विलोम शब्द पढ़ने में लगाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर है। तो मुहावरे लोकोक्तियों का ये रहता था। मैं 38 मार्क्स, जैसे अपने 50 मार्क्स की आती थी ग्रामर, तो मैं इसमें 38 मार्क्स टारगेट करता था और मेरा टारगेट रहता था कि भाई 25 से 30 के बीच में मार्क्स लेके आने हैं 38 में से, और लगभग उतना ही रहता था। जिस पिछली बार लगभग 25 के आसपास मेरे मार्क्स आए थे और इस बार भी लगभग वही सेम 25 के आसपास ही होंगे शायद। तो फोर्थ पेपर की ये स्ट्रेटजी रहती थी। फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड पेपर है इसमें आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे या फिर कुछ अन्य सोर्स का भी सहारा लिया था? देखो जैसे हम पेपर वाइज डिस्कस कर लें तो जी ठीक है। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें पहला हिस्ट्री रहता है, फिर इकोनॉमी है और 3 छोटे सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री में भी वैसे अपने 4 पार्ट हो गए भाई। राजस्थान का हिस्ट्री हो गया, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर इंडिया का हिस्ट्री हो गया जिसमें 3 पार्ट आ गए, और फिर इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है। तो इसमें जो इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया वाले पार्ट के लिए तो क्या है कि मैंने पहले से ही यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, तो वो मेरा अच्छा था पहले से, तो उसको मेरे को पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं ज्यादा। यहाँ से जो मेरे पहले से सोर्सेज थे मैं उन्हीं को रिवाइज कर रहा था। और जो राजस्थान वाला पार्ट है, जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, इनके लिए मेनली जो अपने नोट्स थे कोचिंग के, मैंने वही फॉलो करे थे। इसके अलावा और कुछ पढ़ा नहीं मैंने, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़े थे। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अच्छे हैं, क्योंकि यूपीएससी में क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते नहीं है, मुश्किल से कभी एक क्वेश्चन आता है, तो वहां हम इग्नोर ही करते हैं मेनली, ज्यादा पढ़ने पे ध्यान उसको। और यहाँ पे क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स और पहले आते थे, अब तो लगभग इस बार ये तो हटा दिया इस बार ट्रेंड चेंज, क्योंकि अब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में ये रहता है भाई वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अगर फैक्ट जो एनालिटिकल वाले हैं 10 मार्क्स वाले तो अपन इजीली डील कर लेते थे, लेकिन जो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले हैं उनके लिए मुझे लगता है कि नोट्स ठीक थे, तो इसके लिए मैंने नोट्स पेपर करे थे। और जो छोटे वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा यूपीएससी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा है, तो मेरे को सोशियोलॉजी में दिक्कत पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं कभी। और मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग, मैनेजमेंट में क्या हुआ कि 23 में मैंने मैनेजमेंट बहुत पढ़ी थी, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन एक भी सही हुआ नहीं, मार्क्स भी एक ही आया मेरा, सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस वजह से मार्क्स भी एक ही आया मेरा। अच्छा, 20 नंबर में से एक ही मार्क्स आए। तो फिर इस बार मैंने सोच लिया कि भाई हाँ अपने को मैनेजमेंट पढ़ना ही नहीं है, तो मैनेजमेंट को इस बार मैंने हाथ ही नहीं लगाया। ठीक है। और जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थे, उसके जो कोचिंग के नोट्स थे छोटे ही थे, लगभग 30-40 पेज के नोट्स थे, और उनमें से लगभग कवर भी हो रही थी सारी चीजें, तो वो कवर कर ली मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। और अब जैसे अपन पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट है भाई। एथिक्स है,
अपना साइंस एंड टेक है जियोग्राफी है। और अपना ज्योग्राफी है। तो एथिक्स के लिए क्योंकि मैंने यूपीएससी मेरा बैकग्राउंड रहा है थोड़ा, तो एथिक्स में मैंने वहां से कवर करे थे। कुछ क्या है कि आरएस स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे गीता वाला है, हाँ, गांधी भगवत गीता नहीं है वहाँ भगवत पे। गीता वहाँ पे नहीं है, और कुछ ऋत और ऋण ये जो थोड़े हाँ, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हो गई है, एथिक्स थोड़े बहुत कंसेप्ट जो है वो आरएस में आते हैं वहाँ सिलेबस में मतलब डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो इसलिए पढ़ते भी नहीं है जी। तो वो जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ से अपने कवर करे थे जी। स्प्रिंग बोर्ड के नोट से, और एथिक्स का ये रहा मेरा। और सेकंड जो पार्ट है अपना साइंस और साइंस एंड टेक, तो साइंस में मेनली क्योंकि फिर से वही साइंस जो है प्योर जो साइंस है वो पूछी नहीं जाती वहाँ पे यूपीएससी में, तो मैंने प्योर साइंस के लिए अपने जो नोट्स थे स्प्रिंग बोर्ड के वही फॉलो करे थे। और जो साइंस एंड टेक है इसमें मैं एक तो नोट्स हो गए अपने कोचिंग के, इसके अलावा भी क्या है कि मैं थोड़ा यूपीएससी के साथ मेरा टच रहा है, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ता रहता था उसके, तो मैं करंट अफेयर्स वाले थोड़े वहां से रेफर करता था। थर्ड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्योंकि यहाँ वहाँ की ज्योग्राफी में थोड़े सब्जेक्ट जो टॉपिक दिए हुए हैं वो अलग है, यहाँ पे थोड़े अलग टॉपिक दिए। हाँ, यहाँ थोड़ी सी ज्योग्राफी में सिलेबस वाइज बहुत अलग चीजें हैं, थोड़े वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अलग चीजें दे रखी है, इंडिया वाला थोड़ा बहुत मैच होता है, और राजस्थान ज्योग्राफी तो अलग है ही। तो राजस्थान और वर्ल्ड वाला मैंने यहीं से पढ़ा था। इंडियन ज्योग्राफी के क्या मैंने खुद के नोट्स बना रखे थे, अच्छा, तो मैं वही रेफर करता था। ठीक है। तो सेकंड पेपर की मेरी ये स्ट्रेटजी रहती थी। ठीक है। ठीक है। थर्ड पेपर में जैसे थर्ड पेपर में अपने 3 सब्जेक्ट हो गए, फिर से वही पबेड हो गया, पॉलिटी और आईआर हो गया, और थर्ड अपने छोटे सब्जेक्ट हो गए। तो पॉलिटी में फिर से वही, क्योंकि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने पॉलिटी के नोट्स वही रखे जो मेरे पास पहले से थे। ठीक है। उसमें से ये है कि थोड़ा डायनेमिक्स पॉलिटिक्स वाला यहाँ पार्ट आता है, वहाँ मेनली वो नहीं रहता। तो एक तो मैंने वहां पे अपनी हेल्प ली जो अपने सोशियोलॉजी के नोट्स थे, ठीक है, उसकी। और दूसरा जो यहाँ के नोट्स हैं वही कोचिंग के नोट्स, जो भी मतलब आरएस स्पेसिफिक जितना रहा और जो मेरे को अलग लगा उसके अलावा वो मैंने सारे लगभग कोचिंग नोट्स से ही कवर करे हैं। और पबेड है तो पबेड का मैंने जो कोचिंग के नोट्स थे उसके अलावा जो बुक है अपने आरबीएससी की, ठीक है, 2 में से उन दोनों को साथ में कंपाइल करके अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और जो छोटे सब्जेक्ट हैं, अब छोटे सब्जेक्ट इसमें तीनों ही अलग ही है, वो तीनों ही मैंने अपने नोट्स से कवर करे थे। यहाँ जो कोचिंग नोट्स थे उनके हिसाब से देखे और उस हिसाब से जो मैंने खुद के नोट्स बनाए। मैं क्या है कि खुद के नोट्स ज्यादा रेफर करता था। ठीक है। तो जितना भी चाहे कितनी सोर्सेज से पढ़ रहा हूँ, चाहे एक सोर्सेज से भी पढ़ रहा हूँ, मतलब कुल मिला के आप अपने खुद के नोट्स बनाते थे। मेरे को वो ज्यादा इजी लगता था, पढ़ना भी और रिवाइज करना भी वापस। और एक ये था कि मैं बल्कि नोट्स भी नहीं पढ़ सकता इतने, ठीक है, तो 50-60 किताबें मेरे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा उनको क्या करता था, जितनी भी है उनको छोटा करना है, अच्छा, शॉर्ट्स में बनाने की कोशिश करते थे बस, उसके बिना तो मेरा पढ़ पाना मुश्किल होता था। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत मतलब मेरे लिए जरूरी था। ठीक है। तो ये जैसे आपने अपने स्ट्रेटेजी की बात की, आपने 2023 का अटेम्प्ट दिया, 2024 का अटेम्प्ट दिया। इस बार जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस बार 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हटा दिए गए, 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो अब जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से ज्यादा आंसर राइटिंग फोकस करना चाहिए। जी। देखो पहले तो क्या था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो वहां स्कोप था नहीं आंसर राइटिंग। 5 वाले में भी इतना ज्यादा स्कोप पहले नहीं था। 23-24 वाले में थोड़े बहुत क्वेश्चन इंट्रोड्यूस उन्होंने करे थे, 5 मार्क्स में भी थोड़ा सा चेंज किया था जिनमें लग रहा था कि हाँ इसमें आंसर राइटिंग की अपन हेल्प हो सकती है। और 10 मार्क्स में भी ये कर दिया 150 वर्ड्स कर दिया। अब क्योंकि बच्चों के लिए पहले तो 1 पेज भरना भी मुश्किल था, अब 150 होने की वजह से क्या है 2 पेजेस के रहते हैं। ठीक है। तो अब 2 पेजेस के लिए तो वहां और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो वहीं ये है कि अब अगर बच्चा कोई अब आगे की तैयारी कर रहा है तो मेरा ये मानना है कि उसको कोई एक टॉपिक लेना चाहिए, एक टॉपिक देखा उसका 360 डिग्री कवर करना अपने। ऐसा नहीं है कि भाई जो लिखवा रखा है या मान लो जो है बस वही कवर कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम चारों ओर जो डायमेंशन जितने हो सकते हैं, जितने डायमेंशन बन सकते हैं उतने अगर कवर करते हैं तभी हम 150 वर्ड्स में लिख पाएंगे। तो अपने नोट्स भी बना रहे हैं अगर मान लो, जैसे मान लो कोई एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसा मान लो संघवाद अपन टॉपिक, फेडरलिज्म या संघवाद अपन टॉपिक लेते हैं, तो उसके अपने पास कम से कम 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। एक मतलब A4 साइज का आगे और पीछे का 2 पेज के नोट्स होने चाहिए, तभी अपन 2 पेज में भर पाएंगे। अगर मान लो 2 पेज, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो लगभग 2 पेज तो आने ही है। तो उन 2 पेज को भरने के लिए ये है कि अपने पास उतना कंटेंट भी होना चाहिए उस चीज से रिलेटेड। तो अपन बाकी अगर 1-2 सोर्सेज, अगर मान लो कोई पुराना अभ्यर्थी है तो उसने जैसे नोट्स अच्छे से पढ़ रखे तो वो 1-2 सोर्स और लेकर रेफर करके अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए मेरे हिसाब से आप नोट्स से, क्योंकि मेनली क्या है जो नोट्स हैं वो भी अपने ऑथेंटिक बुक से ही कवर किए जाते हैं। एक टीचर नोट्स
वो टीचर जो पढ़ाता है वो भी तो ऑथेंटिक बुक पढ़ के ही आता होगा। तो ऑथेंटिक बुक से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई वो भी हवा में नोट्स बना जी। रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, वो भी कोई ना कोई बुक पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहे हैं। तो वो अगर नया बच्चा है तो वो अगर उनको सही से कवर कर ले तो मेरे हिसाब से है कि वो काफी ज्यादा कंपटीशन से आगे आ सकता है। तो सर ये तो हमने आरएस की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात की, पूरी रणनीति के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। ये आपकी मेरे हिसाब से पहली सफलता है। उससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम दिए और जो लगातार आपको असफलताएं मिली, जैसे आपने यूपीएससी का मेंस भी दिया है, यूपीएससी के मेंस देने के बाद वापस यूपीएससी का प्री फेल हो गए थे, तो ये जो असफलताएं आई थी उनके साथ कैसे डील किया था आपने? देखो असफलता एक, जब 23 वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पहले भी कई सारी करी, जैसे मान लो स्टार्टिंग में मैंने 6th में नवोदय का दिया था, तब नहीं हुआ था। 9th में भी नवोदय का एग्जाम दिया था, तब भी मेरा नहीं हुआ था। फिर 12th के बाद जेई का, जो कि अपना पैटर्न रहता है कि हाँ, साइंस ले रखी है तो आपको जेई देना ही है। तो जेई दिया, मन नहीं था लेकिन फिर भी बोला देना है तो दिया, फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद पहला एग्जाम दिया यूपीएससी का, तो उसमें मेंस नहीं हुआ। फिर 23 में जो प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो क्योंकि 22 में मेंस हो गया, मेंस अच्छा भी, क्योंकि 22 के जब मार्क्स आए थे मेरे तो काफी अच्छे थे। तो अच्छा। उसे, क्योंकि मेरा मेंस की जो कट ऑफ है उसके 3 मार्क्स कम थे मेरे जो। अच्छा, तो फिर मतलब बहुत बहुत ज्यादा करीब, तब मेरे को लग रहा था कि भाई 23 में अपना हो जाएगा। तो साथ मतलब असफलता का दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब अपन सफलता एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा कि भाई हाँ इस बार वैकेंसी में तो मेरा हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तब अगर असफलता मिलती है तब सबसे ज्यादा दुख होता है, तो उसको डील करना। अब जैसे 23 का प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो कम से कम मैं, क्योंकि पीजी में रहता था यहाँ टोंक फाटा की जयपुर में, अच्छा, तो लगभग मैं 1 महीने बाहर सिर्फ खाना खाने के लिए आता, खाना खाया वापस रूम में जाके बंद कर लिया खुद को, बस। मतलब मैं चीजें वो हजम नहीं कर पा रहा था, कई दिन तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि यार 22 में मैं मेंस में इतना आगे तक गया, इस बार तैयारी भी करी फिर हुआ नहीं, तो वो चीजें बहुत मुश्किल लगी। फिर थोड़ा थोड़ा वापस मोटिवेशन आने लगा कि हाँ चलो वापस करते हैं एक बार, नहीं होता है। तो फिर जब 23 का हुआ, 23 का आरएस में भी मेरे को ये लग रहा था, मेंस हुआ था, ठीक हुआ था, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी उस वजह से। तो फिर उसको भी डील करना, लेकिन 23 के बाद से थोड़ा नॉर्मल हो गया था कि भाई हाँ असफलता आएगी, बस ये ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है अपने को, अगर रुक गए तो नेवर स्टॉप, बस वहीं रुक गए। तो सर जैसे कि 23 के मेंस के बारे में आपने डिस्कस किया, तो 23 के मेंस के मुझे जितनी जानकारी है तो आपके 23 के मेंस से जस्ट 3-4 दिन पहले आपका कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उसके साथ आपने कैसे डील किया? क्योंकि मेंस का जो पेपर होता है उसमें कम से कम 3 घंटे तो एग्जाम ही होता है, उससे पहले 1 घंटे का एंट्री टाइम बंद हो जाता है। एंट्री टाइम मान लो आप, तो 4 घंटे 4.5 घंटे का जो टाइम होता है, और एक दिन में 4.5 2 बार आपको 9 घंटे तक बैठना होता है, और मेरे जानकारी जितना है आप बैठ भी नहीं पा रहे थे मेडिकल कंडीशन के कारण, तो आपने इस ट्रॉमा को कैसे हैंडल किया? सर इसमें मेरे पापा जो हैं वो मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं इस मामले में, क्योंकि बीकानेर है, बीकानेर में आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है, और उस धूप में पापा काम करते हैं खेत में। ओके। और उस धूप में मतलब बाहर काम करना फिर वापस घर आना, तो वो इम्पॉसिबल सा लगता है। तो उस चीज को देख के मेरे को लगता है कि जब वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी, और उनकी एज भी काफी है, 60 के आसपास एज है उनकी। अच्छा, वो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों की वो कर सके। तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि भाई हाँ ये तुम छोटी मोटी है, मैं सहन कर लूंगा। और फिर इसमें क्योंकि मैं इंजेक्शन भी कर लगाए थे मैंने, तो इंजेक्शन लगा के बैठना। ये पीठ में दिक्कत हो गई थी? नहीं, पीठ में हाँ, बैठने में दिक्कत थी थोड़ी, और क्योंकि एक तो लंबे टाइम तक मैं बैठ नहीं सकता था, उसके लिए भी जरूरी था कि थोड़ी देर में दर्द होने लगता था। तो मैं सुबह इंजेक्शन लगा के जाता था, अपने मेंस एग्जाम दिए, फिर दूसरे दिन गया, फिर इंजेक्शन लगाया, और शाम तक, लगभग शाम तक रहता था, शाम के बाद तो वापस दर्द होने लगता था। अच्छा। लेकिन शाम तक वो इंजेक्शन से काम चल रहा था। कुल मिला के आपने दर्द में निकाला इस। हाँ। और उसी हिसाब से मेरे हिसाब से आरएस में 2023 में आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे आ गई थी। पीछे आई थी आपकी आरएस 2023 में सर कौन सी रैंक थी? 620 रैंक थी। 620 रैंक। तो 620 रैंक से 33वीं रैंक का जो सफर है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो आपने कौन से फाउंडेशन, मतलब कुछ ऐसी कौन सी चीजें सही की जो ये रैंक इतनी उछाल मारी है? चीजें तो लगभग सेम रही है, पिछले बार की जो नोट्स हैं, बाकी रिसोर्सेज हैं, बाकी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो लगभग सेम रही है। थोड़े से मैंने चेंजेस किए थे। एक तो क्या है कि 23 में मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी मेंस के लिए, और मुझे ऐसा लगता था कि भाई हाँ मैंने क्योंकि यूपीएससी में लिख रखा है तो मुझे लिखने में दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन 23 में क्या हुआ कि थोड़ा पैटर्न की वजह से 2-4 जगह मेरे को लगा कि यार मेरे को लिखना चाहिए था वापस। टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जो अपना आरएस का पैटर्न है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना जरूरी था। तो 24 में मैंने सबसे पहले वही काम किया। जैसे मेंस की तैयारी शुरू करी उसी टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज लगा ली थी। और दूसरा मैंने जो चेंजेस किए थे
मेनली रिसोर्सेज में तो कुछ है नहीं, एक अप्रोच में थोड़ा चेंज किया था। अच्छा। क्योंकि पिछली बार मैं अलग तरीके से थोड़ा पढ़ रहा था, जिसमें मेरे नोट्स बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। 24 में एक मैंने फिर से ये किया कि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आए, जैसे मैंने 23 में कुछ सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर, जैसे मैंने बताया कि भाई मैनेजमेंट हो गया, जो छोटे वाले सब्जेक्ट और भी हो गए, वो मैंने काफी अच्छे प्रिपेयर किए थे, लेकिन फिर उनसे आउटपुट मेरे को उतना मिला नहीं। तब मैंने इस बार ये भी किया कि जिनसे आउटपुट नहीं आया पिछली बार उनको नहीं रखना है, उनको जितना मिनिमम सबको आ रहा है उतना ही करना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारनी नहीं है। लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है, कुछ सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी हो गया, चाहे पॉलिटी है, चाहे आईआर है, चाहे हिस्ट्री है, इन पे थोड़ा मेरे को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आईएएस वाला पिछली बार मैंने ज्यादा रिवाइज किया नहीं था। अच्छा। और एक ये था कि 23 वाले मेरे को समय भी कम मिला था, तो मैं नोट्स को भी उतना रिवाइज नहीं कर पाया था जितना कि मैं इफेक्टिवली अपने मेंस में लिख सकूं। तो ये चेंजेस किए थे। तो सर एक अपन आप ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, गांव में लोगों को पता ही नहीं है कि एसडीएम का पद होता क्या है, एग्जैक्टली यही नहीं पता है कि आरएस का एग्जाम होता क्या है और उसमें कौन से पद मिलते हैं। तो सर जब पहली बार आपको पता चला था कि भाई मैं एसडीएम बन गया हूँ और आपने अपने पापा को बताया होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था और उनको पता था क्या कि मेरा बेटा एसडीएम बन गया है? मतलब एसडीएम के बारे में उनको कुछ आइडिया था क्या? नहीं सर, बिल्कुल आइडिया नहीं था। जैसे क्योंकि जैसे जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने तो रिजल्ट, अब क्योंकि मैंने अब तक जितने मेरे रिजल्ट आए वो सारे मैंने ही देखे थे और सब में मैं फेल हुआ था। अच्छा। तो इस बार मैंने कहा मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा, किसी और से दिखवाया। मैंने कहा भाई तू भी देख, जो रिजल्ट आता मेरे को बता देना। तो अब जैसे ही रिजल्ट आया वो चिल्लाने लग गया। अच्छा। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, खुशी में चिल्ला रहा है या दुख में? हुआ क्या भाई, सिलेक्शन हुआ है कि अच्छी रैंक पे हुआ है, क्या हुआ है वो बोल नहीं रहा। फिर थोड़ी देर में वो चिल्लाते बोला कि भाई एसडीएम हो गया। तब मैंने उसी टाइम फोन लगाया पापा को। तो अब तूड़ी तो जानते होंगे आप? हाँ, तूड़ी जानते। तो पापा खेत में काम कर रहे थे, तूड़ी लेके आ रहे थे घर पे गाय भैंसों के लिए। तो वो तूड़ी डाल रहे थे, उसी टाइम मैंने उनको फोन किया। मैंने बोला सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा नौकरी लगी। तो उनको लगा भाई नौकरी लगी, कोई नौकरी लगी हो तो लाग गया। यहाँ कर वो खुश थे, बस उन्होंने फोन काटा और वापस अपने काम में लग गए। अच्छा, वो वापस खेतों में चले गए। तो उनको अब लेकिन क्या हुआ कि अब कॉन्स्टेंटली फोन बजने लग गया उनका, कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, किसी का आ रहा है। फिर वो घर वापस आए, बोला हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया कि इतने फोन बज रहे हैं? नौकरी लगी है तो नॉर्मल है भाई, नौकरी लगी तो इसमें तो ज्यादा इतने फोन आने नहीं चाहिए थे, इतने फोन क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने वापस फोन किया मेरे को भी। क्या घर पे आके भी मेरी सिस्टर से पूछा कि भाई हुआ क्या है? तो बोला ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं लगी, एसडीएम लगा है। और जब लोगों ने भी फोन किया, क्योंकि आसपास पता तो चल ही जाता है, पता लग जाता है, तो जो हमारे एक्स एमएलए थे उन्होंने फोन किया, और बाकी जो प्रधान थे उन सब ने फोन किया। तब लगा कि हाँ कोई बड़ी नौकरी लगी है, इसका मतलब छोटी मोटी नौकरी तो नहीं लगी। उस समय तो आपको यूं लगा होगा कि यार आज इस दिन के लिए मैं पढ़ रहा था बस। मतलब पापा की वो आंखों में जो चमक रही होगी कि भाई मेरे को थोड़े दिन पहले कोई नहीं पूछ रहा था और एक रिजल्ट आने के बाद एक्स एमएलए तक, एक्स प्रधान एमएलए सबके कॉल आ रहे हैं। तो उस दिन की खुशी तो आपको अलग ही लग रही है। वो बस वही पापा की उस टाइम की जो मैं खुशी देख के मुझे लगता है कि वही लास्ट इतने 6 या 7 साल का जितने भी अपना अभी तक का संघर्ष था वो वर्थ इट है। वो बस उस टाइम वर्थ इट लगता है। बाकी सब चीजें ठीक है, हम नौकरी आरएस नौकरी आगे भी करते रहेंगे और एक नौकरी की तरह है। हाँ। अपने को ज्यादा इतना लगता भी नहीं अलग। ठीक है। बस वो पापा के आंखों में वो चमक, वो खुशी, वो देख के लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है, सच में कुछ अलग किया। तो ये जो नए बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं, और कुछ लोग जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि आपको ये मोटिवेशन मिला कि भाई पापा एक ही दिन में उनका जीवन चेंज हो गया, वो नॉर्मल आदमी से कि भाई एसडीएम के पिताजी है, एसडीएम के पापा है, एसडीएम की बहन है, एसडीएम की माँ है, वो जो चेंजेस हुआ है उसको मतलब नए अभ्यर्थी कैसे मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं, और रियल मोटिवेशन क्या होता है इसका? देखो रियल मोटिवेशन वैसे अगर स्टूडेंट के तौर पे देखूं तो मैं मोटिवेशन में थोड़ा कम बिलीव करता हूं। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है। आपको अगर नया अभ्यर्थी है तो आपको जितना हो सके टफ होना है, अपने खुद के लिए हार्श होना है, बहुत ज्यादा टफ होने की जरूरत है। और मोटिवेशन ये है कि आपको जब पापा की आंखों में आप खुद देखोगे और अपने घर परिवार जो अपने माता जी हैं, अपने बहनें हैं, उनकी आंखों में जो खुशी देखोगे, तब वो जो मोटिवेशन है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे अभी मैंने बताया अपनी स्टोरी, ये ध्यान रखना सेम स्टोरी आपके साथ भी रिपीट होगी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, उस मुकाम तक पहुंचते हो। और वही मोटिवेशन अगर ध्यान में रखा जाए तो हम लंबे समय तक टिक भी सकते हैं। हाँ, ये एक लंबी तैयारी है बहुत। इसमें आरएस कब प्री होता है, कब मेंस होता है, कब इंटरव्यू होता है, कब रिजल्ट आता है। तो सर जैसे कि एक ट्रेंड होता है कि भाई रिजल्ट आने के बाद ऐसे रिश्तेदारों के फोन आते हैं जिनसे आप पहले बातचीत भी नहीं की हो, आप जानते तक नहीं हो। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है क्या? बहुत सारे, मतलब उस लगभग 8-10 दिन तो ये रहता है कि आपके पास इतने कांस्टेंट कॉल आते हैं और सारे अननोन नंबर से
अच्छा, सारे आपको सारे और पहली बार कॉल कर रहे हैं सारे पहली बार कॉल कर रहे हैं, और फिर उसमें भी वो कि भाई रिश्ता भी ऐसा बता रहे हैं कि मेरे को समझ में तो, आपको समझ में तो नहीं आ रहा कि भाई है कौन, लेकिन हाँ कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर है। तो आप बोलते हो हाँ साहब, और आपको बधाई देते हैं तो अच्छा भी लगता है। फिर बाकी कॉल भी आते हैं अपने जैसे रिश्ते के, जब आप अगर कुंवारे हो तो हाँ रिश्तों हाँ के कॉल बहुत आते हैं। तो ये सब भी रहता है। और एक ये है कि जो लोग आपको पहले कह रहे होते हैं, लगभग ये होता है कि आप जब तक सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपके घर वालों के अलावा आपको मुश्किल ही ऐसा कोई, और आपके कुछ दोस्त, मेरा मानना है कि दोस्त सबसे ज्यादा सहायता करते हैं, तो तो आपके घर वालों के अलावा फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा। तो बहुत आपके ज्यादा। फ्रेंड सर्किल के बारे में आप कुछ बताना चाहिए था। मैं फ्रेंड सर्किल का जरूर, एक दो मेरे दोस्त हैं उनका नाम मैं जरूर मेंशन करना हाँ चाहूंगा। एक मेरा दोस्त है प्रिंस गुप्ता, वो मेरे दिल्ली के दोस्त हैं एक दो, एक जी केशव यादव है, जी। और एक यहाँ के भी एक दो दोस्त है, अभिषेक शर्मा है, अनिकेत है, और उनका, और एक प्रदीप है, जी। प्रदीप चौधरी, वो भी मेरा दोस्त रहा, उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी। तो अब वो दोस्त बहुत रियल ज्यादा, विश्वास वही दिखा पाते वही हैं। वही उनको ही सबसे ज्यादा विश्वास होता है। अब जैसे क्योंकि 23 का जब हुआ नहीं था, तो उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल क्रंचेज आए थे, तो मैं बस जो इस समय मैंने अपने नाम प्रिंस यादव का, जो प्रिंस गुप्ता का मैंने मेंशन किया था, तो उसने, मैं उसको सिर्फ इतना बोलता था कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, तो वो उसने आज तक मेरे से कभी ये बात नहीं बोली कि भाई तेरे को क्यों चाहिए, कब कहाँ दोगे? चाहिए, वापिस कब देगा। अभी मेरे उसके रुपए बहुत सारे हैं अच्छा मेरे ऊपर, लेकिन आज तक उसने मेरे से अभी कभी, तो सर्विस शुरू अभी ही तो है। सर्विस शुरू हुई है, आज तक उसने मेरे से मांगे भी नहीं कभी। ठीक और है। मैं जितने बोलता था, चाहे 5,000 10,000, वो मैं बोलो, मैंने मैसेज किया उसी 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे खाते में रुपए आ जाते। तो दोस्त बहुत जरूरी, परिवार वालों के अलावा आपके दोस्त ही हैं वो जो आपके वेल विशर होते हैं। बाकी तो देखो समय के साथ सब परिवर्तित हो ही होते जाते रहते हैं। हैं। हाँ। लेकिन ये दोस्तों से उधार लेने वाली बात है, दोस्त से तो लिया हुआ पैसा उधार माना ही नहीं जाता सर। तभी तो दिया नहीं ना। अच्छा, तभी तक नहीं दिया। दिया। हाँ ठीक है, कभी अपने को मौका मिलेगा तो उसी उनके जीवन में कोई उसका आमूलचूल डबल। परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। वही। तो ये आपके दोस्तों का योगदान हो गया, रिश्तेदारों की बात कर ली अपन ने। तो रियल आपने जो महसूस किया भाई, जैसे आपकी पिछली बार अच्छी रैंक नहीं थी, उसके अलावा ढेर सारी असफलताएं थी आपकी जीवन में, और एकदम से आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी राजस्थान की जो प्राइमरी सर्विस है एसडीएम आपको मिल जाना, उस समय आपके जो रियल अनुभव क्या रहे थे, आपको कैसा महसूस हुआ था? ये तो अपने दूसरों की बातें की। यस, देखो एक तो क्योंकि स्ट्रगल काफी लंबा था, आज तक सक्सेस नहीं मिली थी, तो 2-3 दिन तो मेरे को ये चीज हजम करने में लग गई कि सच में सच हो में गया, अपनी रहेंगे सच में हो गया है, 33 रैंक आ गई है। थोड़ा बहुत विश्वास तो था, जैसे मैंने अपना, जहाँ मैं स्टडी टेबल थी जहाँ पढ़ता था, वहां पे मैंने अपनी रैंक भी आगे लिख रखी थी। ये रैंक लिख रखी नहीं, थी? ये तो नहीं थी, थोड़ी पीछे थी, 63 लिख रखी तो थी। ये 63 वाला ही क्या? पता नहीं क्यों, मतलब 63 लिख रखा था मैंने, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। वही सोचा था कि हाँ 100 आ जाएगी 63, क्योंकि 63 तक एसडीएम मिल जाता है। अच्छा, तो मैंने वो फिर सोच के लिख रखा लास्ट था। भाई अपने इतना भी अच्छा नहीं है, अपने ऊपर इतना भी ये नहीं कि भाई पहली लिख दे, उतना भी नहीं था भाई। हाँ ये था कि एसडीएम मिल जाएगा, तो 63 लिख रखी। अच्छा, अपने को एसडीएम मिलना है, रैंक से कोई मतलब नहीं है। रैंक से कोई मतलब नहीं है, ठीक अपने को है। एसडीएम हाँ, मिलना चाहिए, हाँ। बस वो ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए 63, क्योंकि लास्ट ईयर 63 तक अलॉट हुआ था, तो मैंने 63 लिख रखी थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ कुछ किया है। और फिर जो जितनी रातें मान लो निकाली अपने पढ़ते हुए, बाकी सब चीजें करते हुए, इतने स्ट्रगल में भी पढ़ना, फिर प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके बावजूद पढ़ना, फिर वो सब चीजें फिर लास्ट में आते हुए लगे कि हाँ सब में सच में वर्थ इट थी जिस टाइम। एक मेरे को डायलॉग याद आता है, एक मैम हमारे पढ़ाते थे, उन्होंने एक डायलॉग दिया था कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, और खुद को स्वयं को मरना पड़ेगा। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये है भी, और ये सच में साबित भी हुआ भाई। जितना मरे हैं, जितना तैयारी करी अपन ने शुरुआत में, तो वो जब रिजल्ट आता है उसके दिन सच में स्वर्ग वाली फीलिंग आती है कि हाँ आपने सच में कुछ अचीव किया है। तो वो सारे के सारे आपके जो दुख पीड़ाएं जितनी भी आपने सहन की, वो सारी कंपनसेट हो जाती है। तो जब काफी अच्छा फील होता है। तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी के दौरान ऐसा भी हुआ होगा कि जो आपके दोस्त थे वो कहीं ना कहीं सेटल हो रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल रहे होंगे, अच्छी अच्छी जॉब पे सेटल हो रहे थे। उस समय आपके लिए जो मानसिक स्थिति कैसी रही? उस समय एक ट्रॉमा तो आता ही है कि भैया मैं भी इनके साथ ही पढ़ा था, इनके साथ ही चल रहा था, और मैं कहीं पीछे नहीं रह गया हूँ। जैसा मैंने पहले बताया था कि मेरा थोड़ा मानना है कि मेंटल टफनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ा 23 तक लगता था मेरे को ये वाला, क्योंकि जो मेरे क्लासमेट भी थे, कॉलेज के जो क्लासमेट थे, लगभग सारे सीजीएल में, कोई किसी न किसी एग्जाम में, और घर वाले भी बोलते थे, क्योंकि आसपास के मेरे जो स्कूल में साथ पढ़ रहे थे कुछ अच्छे पढ़ने वाले, उनका भी किसी न किसी का वीडियो में हो गया था, किसी का जूनियर अकाउंटेंट में हो गया, किसी का इसमें पटवारी में हो गया था। तो घर वाले भी बोलते थे, तब थोड़ा थोड़ा लगता था, लेकिन ये था कि भाई अपन रुके हुए हैं,
थोड़े साल रुकेंगे, लेकिन जिस दिन मिलेगा बाकी अच्छा सबको मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा, बाकी सबका लोगों का मिला के कंपनसेट हो जाएगा। कुल मिला के दूसरों की रफ्तार देख के खुद की चाल पे शक नहीं करना बस चाहिए नहीं अपने को। तो वो एक लाइन है ना कि भाई दूसरों की रफ्तार देख के खुद की चाल पे शक मत करो, क्या पता हर किसी की किस्मत की घड़ियां कुछ अलग होती है। बहुत जरूर, ठीक है। बिल्कुल। तो ये तो सर अपने दोस्तों वाली और ये मैटर किया। कभी तैयारी के दौरान ऐसा लगा है कि यार मैं गिव अप कर लेता हूँ, कोई छोटी सी जॉब की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि जॉब तो खूब सारी आती रहती है भाई, रीट की आती रहती है, वीडियो की आती है, पटवार की आती है, कोई सी भी छोटी जॉब की तरफ आकर्षण रहा आपका? देखो सर, इसमें मैंने एक तो अपने आप को खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया था। अच्छा। एक तो क्योंकि अब जैसे वीडियो पटवारी है, इनके लिए आरकेसीएल जरूरी है, जो कंप्यूटर वाला कोर्स हाँ, वो वाला, RSAT वाला तो वो जरूरी मैंने है। कर नहीं रखा था। ठीक है। तो इस ऐसे में नहीं जा सकता था उधर, बीएड भी नहीं और की होगी बीएड भी अभी नहीं तक? करी मैंने खुद, अच्छा। मतलब बाकी ऑप्शन मैंने खुद बंद कर दिए सारे। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं रखा ऑप्शन आपने? रखे ही नहीं मैंने, मतलब मेरा ये मानना है कि हमेशा ऑप्शन एक ही होना चाहिए। अच्छा। प्लान ऑप्शन बी बी, के? प्लान बी जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है वैसे। वही है कि आप अगर दूसरे चीज पे ध्यान देते हो तो पहले पे थोड़ा ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर होता है। अच्छा। हो सकते हैं कुछ लोग करते भी हैं, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कर नहीं पाते। मेरा ये था कि मैं हमेशा एक ही चीज पे अगर फोकस करूंगा तो उसको और ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। तो मैंने खुद सोते ही अपने सारे ऑप्शन बंद कर दिए थे और बाकियों के बारे में सोचा ही नहीं। एक आईएएस, क्योंकि आरएस मेरा खुद वो एक तरह से प्लान बी जैसा ही हो गया था। हाँ, तो एक्सीडेंटली हो गया भाई। एक्सीडेंटली हो गया था। फिर बाद में तो प्लान यही बन गया, लेकिन पहले ये था भाई यूपीएससी था, तो यूपीएससी के हिसाब से प्लान भी है। कुल मिलाकर आपने सिविल सर्विसेज सिविल को सर्विसेज प्रायोरिटी पर रखा। बस। आपने बीएड भी नहीं की और ना कोई प्लान बी रखा आपने अपने पोस्ट जीवन में। ग्रेजुएशन ठीक भी है। नहीं करी मैंने, हाँ, प्लान तो भी उस नहीं। हिसाब से आपने अपनी तैयारी की। एक वाक्य मेरे जहन में आ रहा है, जैसा कि मेरे रिसर्च में पता चला है कि आपके जो पिताजी है कहीं बैठे थे और किसी समाज के लोगों ने आपके पिताजी को ताना दिया था और प्रश्न चिन्ह लगाया था कि भाई अपने जो गांव के जो छोरे हैं वो शहर में जाके कहाँ कंपटीशन देंगे और कहाँ राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवाओं में चयन होंगे। तो वो क्या किस्सा था, उसके बारे में थोड़ा बता दो। देखो ये है कि जैसे मैंने शुरुआत करी थी मैंने बाहर, जैसे दिल्ली गया था मैं। तो तभी अब गांव में एक तो क्या है कि कोई सर्विस में है नहीं, एक दो लोग हैं जो, एक दो टीचर हैं, एक दो आर्मी में थे, यही है बस। तो गिने चुने 3-4 लोग सर्विस में। तो एक तो वहीं से स्कोप खत्म हो जाता है। तो गांव वालों का मतलब सोचना भी उतने तक ही है कि भाई ये छोटी मोटी एक दो सर्विसेज हैं, वो अपन लग सकते हैं तो लग सकते हैं, बाकी नहीं लग सकते। तो एक ताना तो स्टार्टिंग शुरुआत से ही चला आ रहा था कि भाई इतना बड़ा जॉब है, आईएएस आरएएस, इतने कहाँ अपने मतलब छोटे से गांव के लोग कहाँ ही क्लियर करते हैं आजकल, वो मतलब पॉसिबल नहीं है। एक तो ये था। फिर जब 23 में मेरी 620 रैंक गई, हुआ नहीं। तब मेरे गांव के एक व्यक्ति आए थे, मेरे पापा खेत में काम कर रहे थे। तब बोला कि आज रिजल्ट आया, हुआ क्या? तो फिर पापा ने बोला नहीं हुआ। तो उस टाइम उन्होंने वो बात बोली कि मैंने आपको पहले ही कहा था, अपने बस की नहीं है। आप तो कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर लेगा वो कर लेगा, देख लिया हो गया सिलेक्शन। अब तो अकल आई आपको, अब तो बोल दो उसको छोड़ दे। तो उसी टाइम फिर वापस मेरे को पापा ने फोन किया था कि आज वो आए थे और ये बोल के गए। तो फिर मैंने कहा आप कोई नहीं, आप 6-7 महीने वेट करो, क्योंकि अब अक्टूबर में रिजल्ट आया था। कंटिन्यू हो रहा है बस। मैंने कहा 6-7 महीने वेट करो, उसका जवाब आपको अपन बोल के तो अपन दे नहीं सकते, अपन करके देते हैं। तो फिर ये था, ये बेस्ट अप्रोच यही रहती है कि अपन करके दिखाएं। और फिर एक ये है कि वही इंसान जो इंसान ये बोल के गए थे कि भाई ऐसा नहीं होगा, आपको लगता है कि आपकी मतलब वो है कि आपको लग रहा है कि भाई आप कर पाओगे, ये होगा नहीं आपसे, वही इंसान सबसे पहले आया और बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था इसी का होगा। और ये मुझे शुरुआत से लग रहा है कि ये मेधावी बालक है और ये कर लेगा। और ये तो होता ही है समाज में, ये होता ही है कि आप करके दिखा देते हो, फिर उस सबको लगता है कि हमें पहले से पता था कि ये जरूर करेगा, कोई और करे नहीं करे ये जरूर कर जाएगा। तो ये सब, अब ये वाली बात कर ली अपनी, थोड़ी सी कोचिंग नोट्स और टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कोई नया अभ्यर्थी आता है या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई गांव से आता है, तो उसको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? आपने कोई कोचिंग की है तो वो उसके बारे में बताइए, और वही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया आपने? ठीक है सर, मैंने क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी, वो मैंने सेल्फ करी थी। तो एक क्योंकि फिर एग्जाम निकला नहीं था, तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि यार मेरे को कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और गाइडेंस की, क्योंकि मैंने बताया जैसे मेरे गांव में या आसपास कोई सर्विस में है नहीं, तो मेरे को जो गाइड भी कर सके। तब मेरे को लगा कि भाई कांस्टेंट गाइडेंस के लिए कोचिंग होनी चाहिए। तो फिर मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन करी थी। और स्प्रिंग बोर्ड मेरे को कई मामलों में अच्छी लगती है, 3-4 मामले। एक तो भाई पढ़ाने वाला हो गया, भाई अपनी कोचिंग के भी 4-5 पैरामीटर मेरे को लग रहा है कि अगर बच्चा कोई भी नई कोचिंग चूज करने का ऑप्शन दे रहा है तो उसको 4-5 पैरामीटर ध्यान में रखने चाहिए। एक तो वही है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है,
कैसा पढ़ाती है। अगर सारी फैकल्टी अच्छी है, अच्छा पढ़ा रही है, एक तो वो पैमाना हो गया। दूसरा ये हो गया कि उनके नोट्स कैसे, नोट्स की जो क्वालिटी है वो कैसी, कंटेंट अगर अच्छा है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई कंटेंट कहीं और जा रहा है, एग्जाम में कुछ और पूछा है, ऐसा नहीं हो। दूसरे मामला तीसरा ये है कि वहाँ का जो बाकी स्टाफ है, मेरा ये मानना है कि कोचिंग सिर्फ टीचिंग स्टाफ से ही महान नहीं होती। आपका कंटेंट क्रिएशन की टीम कैसी है, आपकी टेस्ट सीरीज की टीम कैसी है, फिर आपके जो मेंटोर्स हैं वहां पे बैठे वो कैसे, ये सारे मिला के कोचिंग एक टीम बनती है। अगर वो सारी टीम अच्छी है तब मेरे को लगता है कि वो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और जैसे आपने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन की, तो स्प्रिंग बोर्ड में तो लगातार टॉपर्स आते रहते हैं क्लासरूम में, तो आप जब क्लास ले रहे थे कोई टॉपर आया था जब आपको यूं लगा कि भाई मैम इस टॉपर के आने से मेरी जो डाउट थे वो सोल्व हो गए? तो टॉपर के अलावा एक तो टॉपर जैसे कर्मवीर सिंह जी आए थे लास्ट, अच्छा 15वीं रैंक, ठीक है, लास्ट ईयर। परमेश्वर जी मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, परमेश्वर जी थर्ड रैंक, क्योंकि मेरा भी वही अप्रोच रहती है मेनली कि आपको भाई मेंस ओरिएंटेड रहना। उनके मेंस के मार्क्स एक्सेप्शनली बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। तो मेरा भी इसलिए मेरे को थोड़ा उससे रिलेट कर पाता हूँ कि भाई हाँ अपने को मेंस में फोकस करना है, चाहे कुछ भी हो मेंस में आगे निकलना है। इंटरव्यू में अपने मार्क्स डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। तो दूसरी चीज मेरे को सबसे ज्यादा, अगर इस बार 23 वाले टॉपर्स में सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है परमेश्वर जी की है, और पिछली बार में कर्मवीर जी है, शिषपाल जी, एक नाम और है शिषपाल जी भी मेरे को काफी 44 रैंक उनके भी मेंस में, तो जिनके मेंस में अच्छे मार्क्स हैं वो मेरे को प्रभावित कर रहे थे आपको, क्योंकि मेरी अप्रोच भी थोड़ी मेंस वाली रहती थी। तो शिषपाल जी, तो ये आपने टॉपर्स वगैरह के वीडियो वगैरह देखे हैं कि ये भी हेल्पफुल रहते हैं देखने से? जरूर बिल्कुल, मतलब नए अभ्यर्थियों को देखने चाहिए टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह। तो ये सब, ये तो बात होगी। जो क्लासरूम का माहौल था आपके स्प्रिंग बोर्ड में वो कैसा था? मतलब उससे आपको कोई अच्छे फ्रेंड सर्कल मिला या मतलब वो माहौल कैसा था आपको? क्लासरूम मैंने ज्यादा क्लासेस मतलब जाके अटेंड नहीं करी, ऑनलाइन ज्यादा क्योंकि एक तो ये था कि हम 2 थे कोर्स में भी 2 एनरोल्ड थे। अच्छा, ये कोर्स से 2 जनों ने पढ़ा आपने, ठीक है। तो इसमें ये था कि भाई या तो वो जा सकता है या मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो कभी मोस्टली वो जाता था, मैं मोस्टली ऑनलाइन, क्योंकि मेरे को थोड़ा ही पार्ट कवर करना था। आरएस वाला जितना था वो 6 सब्जेक्ट, 1 2 3 सब्जेक्ट और ये करने थे, तो मैं थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन प्रेफर करता। प्री और मेंस के टाइम पे मैं ऑफलाइन जाता था मैं खुद। अच्छा। तो साथ वालों का ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं जिनके मेंस में जो टेस्ट सीरीज चलती है उनमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनसे थोड़ा बहुत साथ रहे तो बढ़िया है। तो ये तो एक बात होगी। अब जो एक पढ़ाई का कल्चर होता है कि भाई कुछ लोग रूम में पढ़ते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ने में सहज महसूस करते हैं, कुछ लोगों को यूं लगता है कि मैं रूम पे रह के एकांत में पढ़ने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो आपने कहाँ पढ़ाई की थी, और अगर लाइब्रेरी गए हो तो लाइब्रेरी का क्या योगदान रहा है, लाइब्रेरी का माहौल रहता है उसमें क्या आप? तो मैं तो लाइब्रेरी ज्यादातर अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मेरी क्या है पढ़ने की आदत है, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ने की। अच्छा। तो एक तो मैं अकेले मतलब रूम में भी रहता था तो मैं अकेले ही रहता था। अच्छा, ठीक है। ना कोई रूममेट कुछ भी नहीं साथ में, सिंगल रहते थे? सिंगल रहता था। और पढ़ने में ये है कि मैं एक तो बैठ के नहीं पढ़ सकता एक जगह ज्यादा देर तक, मैं घूमता फिरता वो पढ़ूंगा, या फिर एक जगह दीवार पे कुछ नोट्स वगैरह चिपका रखे तो वो वहां पे जाके पढ़ लिए, कभी इस दीवार पे चले गए। तो एक तो इस तरह रहता, तो लाइब्रेरी वाला कल्चर मैं थोड़ा फॉलो नहीं करता था। अच्छा। और मेरा ये मानना है कि सबका अपना पर्सनल होना चाहिए, जैसा आप जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो, जहां आपकी पढ़ाई हो रही है। कई बार ये होता था मेरे साथ, फोन का डिस्ट्रैक्शन कई बार होता था, तो मैं क्या करता था कि 1 महीने के लिए लाइब्रेरी लेता था, लेकिन जाता 10-15 दिन था। जैसे मेरा रूटीन वापस सही सेटअप हो जाता था मैं वापस, तो रूटीन के लिए मेरे हिसाब से लाइब्रेरी बेस्ट है। क्योंकि वहाँ वो भी तब बेस्ट है जब आप फोन घर पे रख के जाओ, अगर फोन साथ में लेके जा रहे हो तो फिर लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा खत्म हो गया। तो आपने स्टडी के दौरान सोशल मीडिया पूरा बंद कर रखा था? सोशल मीडिया पूरा बंद कर। आपने जैसे कोचिंग की, तो कोचिंग के दौरान कोई एक टीचर की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा हिट कर गई कि भाई हाँ ये बात मेरे लिए गेम चेंजर हो गई, या फिर आपका कोई मनपसंद टीचर हो? हाँ, तो मेरे को 2 सर, एक तो अपने दिलीप सर की बात जो इन्वेस्टमेंट वाली है कि आप एक तो लगे रहना है, जब तक लगे रहोगे तभी रिजल्ट पॉसिबल है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लगे रहना। भले ही हो सकता है कि आपको 1-2 बार असफलता ही मिलेगी, डिले हो सकता है, लेकिन वो है कि मिलेगी जरूर। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है ना उसकी रिटर्न 100% है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एजुकेशन में अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका रिटर्न नहीं निकले, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तो उनकी ये बात थी। दूसरी विजय सर की मेरे को बात एक बहुत सिंपल है, सुनने में बहुत सिंपल लगेगी आपको, लेकिन अगर आप बैठ के थोड़ा उस चीज के बारे में सोचें और आप उसको प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। विजय सर, हम जैसे क्लास में कई बार पूछ लेते कि सर ऐसा बताओ कि आप मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कुछ मोटिवेशन अच्छा मोटिवेशन दो। तो सर ये कहते हैं कि मोटिवेशन का यही है कि आपको पढ़ना है। तो हम सोचते हैं सर ये कौन सी बात है, मतलब हम तो मोटिवेशन ले इसलिए रहे कि हम सोच रहे पढ़ नहीं, पर हम सोच रहे थे कि आप कोई बड़ा कोई कहानी बताओगे, बड़े कोई मोटिवेशन दोगे। आपने सिंपल सी बात बोल दी कि आपको
पढ़ना है बस। ये बात मैंने महसूस करी 23 के अटेम्प्ट के बाद। जैसे मैं 23 में मैंने बताया कि 620 रैंक आई, पता लग गया भाई अपना सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दूसरे दिन फिर मेरे को लगा कि हाँ सर वाली बात तो सही है, एक बार पढ़ के देखते हैं। 5-6 दिन में कंटिन्यू पढ़ा, फिर लगा कि हाँ। और जब भी मेरे को डिमोटिवेट सा फील होता तो मैं कुछ नहीं करना, अपने रखे फोन वोन रखा साइड में, 5-6 दिन कंटिन्यू पढ़ा। 5-6 दिन पढ़ने के बाद 7वें दिन लगता था कि हाँ आईएएस अगले आरएस अपनी है, बस अहम ब्रह्मास्मि, बस वो फीलिंग आई जाती है। आती। तो पढ़ाई वाला है कि आप बात में मैंने जैसे बताया कि बात बिल्कुल छोटी है, आप सिर्फ पढ़ना है, लेकिन ये सच में मोटिवेट अपने को करेगी। आप 6-7 दिन कंटिन्यू अगर अच्छे से पढ़ते हो तो अगले दिन आपको जरूर लगेगा कि हाँ अपन सच में मोटिवेटेड है। और आप तो उस दिलीप सर की उस बात पे भी खड़े उतरते हो कि भाई असफलता अपराध नहीं है, लेकिन छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। तो आपने छोटा लक्ष्य भी नहीं रखा और आपने तैयारी को भी अपनी अच्छे से की। सर बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ पॉडकास्ट करके, और उम्मीद करता हूं कि जो नए व्यूअर्स है जो देख रहे हैं उनको इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली होगी, बहुत सारी समस्याओं के बारे में उनको हल तलाशने में सफलता मिलेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट चैनल पे पधारने के लिए। नहीं सर, आपने मेरे को मंच प्रोवाइड किया वही बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू।